एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स का। ये पार्ट 2 है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। क्लियर। इस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होता है। तो केमिकल कॉम्बिनेशंस का अंदर ये होता है कि जिसके अंदर क्या होते हैं, दो केमिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, और कंबाइंड होके क्या होते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो लेकिन अब हमें ये समझना है कि जो केमिकल कॉम्बिनेशंस जो होता है इसका ये लॉ क्या है। ओके, और ये लॉ क्या है और इसको किस साइंटिस्ट ने दिया है, तो उसको हम देखते हैं कि ये जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है वो किसने दिया था, लिवोजियर एंड जोसेफ एल प्रूस्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये रूल दिया था। ओके, तो जो सबसे पहले इस लॉ को समझने से पहले हम समझते हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होता है। जो केमिकल कॉम्बिनेशंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। क्लियर। इन अ केमिकल रिएक्शंस टू और मोर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड एंड आर कॉल्ड reactants whereas the newly formed compound are called products। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो होती है उसमें क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। और इन जो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्लियर। और जब ये दोनों मतलब मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, हमेशा एक न्यू प्रोडक्ट बनता है। और उस न्यू प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, मतलब जो न्यू कंपाउंड बनता है उस न्यू कंपाउंड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर। तो कोई कहने का मतलब ये होता है कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या हो गया कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जो होंगे वो एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाते हैं। क्लियर। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो मतलब क्या होती है, अलग अलग तरह की होती है। तो अब केमिकल रिएक्शन में जो फर्स्ट टाइप होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि इसके अंदर क्या होंगे कि दो एटम, दो मॉलिक्यूल्स या दो कंपाउंड क्या होंगे, एक दूसरे के साथ में क्या होंगे, कंबाइंड होंगे। और कंबाइंड होके क्या बनाएंगे, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब कंबाइंड होने का मतलब ये दोनों जो है ना मतलब ए और बी जो है वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद में एक नया कंपाउंड बनाएंगे। क्लियर। दूसरा होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का मतलब होता है ब्रेक हो जाना। इसके अंदर क्या होगा कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं या जो भी कंपाउंड है आपका वो क्या हो जाएगा, अपने एलिमेंट्स मतलब एटम्स के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे किसका कंपाउंड लिया है, NaCl का। तो जब इसके अंदर डीकंपोजिशन हुआ, मतलब डीकंपोजिशन होने का मतलब उसमें ब्रेक हुआ, तो क्या बने हमारे पास, सोडियम और क्लोरीन बने। तो ये हो गया इसके अंदर डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब कंबशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमेशा जो कंपाउंड मतलब जो कंपाउंड होता है उसकी रिएक्शन आप हमेशा किससे कराते हैं, कंबशन के अंदर हमेशा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराना जरूरी होता है। उसी को हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। ओके, तो क्या होगी, ये ऑक्सीजन जो कि इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगी तो CO2 बन जाएगा, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में जुड़ जाएगी तो H2O बन जाएगा। तो इसके लिए ऑक्सीजन जो है वो मस्ट कंपलसरी है। कंबशन रिएक्शन जो होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। अब हम देखते हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमेशा ये रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में होती है, और एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगी तो हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि मतलब क्या होते हैं कि इसमें क्या होते हैं, एसिड और बेस, ये जो एसिड है ये बेस है, तो ये एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। क्लियर। तो ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो दो कंपाउंड के बीच में होगी या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, तो इसमें क्या होगा कि जो एटम्स जो होते हैं वो अपनी प्लेस को बदल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सिल्वर नाइट्रेट लिया हमने, ओके, इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट और हमने लिया सोडियम क्लोराइड। जब इन दोनों की रिएक्शन हम कराते हैं तो सोडियम और मतलब ये जो Ag है ये सिल्वर, और ये Na जो सोडियम जो है उन्होंने क्या कर लिया, एक अपना प्लेस बदल लिया है। ओके, तो प्लेसमेंट को क्या कर लिया, डिस्प्लेसमेंट कर लिया है, मतलब अपनी जगह बदल ली है। तो कहने और मतलब जगह बदल ली है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्लेस बदल लिया है। तो प्लेस बदलने के कारण इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो AgNO3 के साथ में था ना, अब ये Ag3 किसके साथ में जुड़ गया है, मतलब Cl के साथ में जुड़ गया, तो सिल्वर क्लोराइड बन गया है। और ये जो Na जो वो किसके साथ में जुड़ गया है, मतलब NO3 के साथ में जुड़ गया है, तो ये NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन गया है।
तो इसके अंदर सोडियम और Ag ने अपना क्या किया है, प्लेस चेंज किया, इसलिए इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए बताया गया है। ओके, अब हमारा जो टॉपिक है मेन जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो लॉ है जिसके अंदर ये बताया गया है कि मास का कंजर्वेशन का रूल को बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, इट रिमेन्स कंजर्व्ड। मतलब इस मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मैटर्स जो होता है उसको हम न तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मैटर को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितना मैटर हमने किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज किया है तो उतना ही मैटर जो होता है वो हमें केमिकल रिएक्शन के बाद में क्या होता है, मिलता है। मतलब जो मैटर्स जो होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। मतलब मैटर की जो मास जो है उसको हम बदल नहीं सकते हैं कुल मिला के। तो मतलब कहने का मतलब होता है मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट का जो मास होगा वो हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट के मास के क्या होता है, इक्वल होता है। और इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, मास ऑफ कंजर्वेशन का लॉ भी कहते हैं। क्लियर। अब आपने यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन बताई गई है जिसमें ए और बी जो है मतलब ए और बी जो है वो एक दूसरे के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक नए कंपाउंड बना रहे हैं COD। ओके, ए और बी जो है वो रिएक्शन के अंदर मतलब क्या एक दूसरे के साथ में इंटररिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम इनको रिएक्टेंट कहते हैं। और नया जो प्रोडक्ट बन रहा है केमिकल रिएक्शन के बाद में तो उस न्यू कंपाउंड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है उसके अंदर ये है कि जो मतलब जो रिएक्टेंट का जो मास जो होगा वो हमेशा प्रोडक्ट के मास के क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब इसको मतलब न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इसको एक इस पिक्चर्स के द्वारा ये बताया गया है कि इन अ केमिकल रिएक्शन ऑल्दो मैटर में चेंज इन फॉर्म, इट्स मास डज नॉट चेंज। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होती है, जो मैटर जो होता है उसका हम फॉर्म बदल सकते हैं लेकिन हम उसका जो मास जो है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपने क्या लिया है, जैसे सपोज आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या ले लिया, सल्फर ले लिया। क्लियर। और उसका वेट कितना है, 32 ग्राम। आपने दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लिया है, आयरन लिया है जिसका वेट कितना है, 56 ग्राम। ओके, ये दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। ओके, जब इनके अंदर केमिकल रिएक्शन हो या इन दोनों को हमने क्या किया, इन मतलब दोनों सल्फर और आयरन को क्या करा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करा, मिक्स किया। ओके, मिक्स करने के बाद में हमारे को क्या मिला, मतलब मिक्स किया, फिर उसको हमने क्या किया, हीट किया, गर्म किया। गर्म करने के बाद में हमने क्या, हमारे को कौन सा कंपाउंड मिला, आयरन सल्फाइड मिला, जिसका जो मास था वो कितना है, 88 ग्राम। क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि जो हमें नया कंपाउंड मिला उसको हमने बोल दिया प्रोडक्ट। तो मतलब ये होता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर क्या करते हैं कि मेटल्स जो होते हैं उसका क्या होता है, सिर्फ फॉर्म बदलता है। जैसे हमने लिया सल्फर और आयरन लिया, हमें क्या मतलब नया कंपाउंड क्या मिला, मतलब नया फॉर्म क्या मिला, आयरन सल्फाइड मिला। ओके, पहली चीज। लेकिन जब रिएक्शन होने से पहले जो टोटल मास था वो भी कितना था, मतलब आप 32 और 56 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 88 आएगा। तो मतलब रिएक्शन करने से पहले जो रिएक्टेंट का मास था वो भी 88 था और जो हमें नया कंपाउंड मिला आयरन सल्फाइड उसका मास कितना है, 88 ग्राम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल यही होता है कि मतलब किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट का जो मास होता है वो हमेशा प्रोडक्ट के मास के क्या होता है, इक्वल होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल कहते हैं। क्लियर। अब हमारा जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का जो दूसरा रूल है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का लॉ। ओके, अब इस रूल को देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अ प्योर केमिकल कंपाउंड कंटेन्स द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस बाय मास इज गिवन बाय द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। मतलब ये जो डेफिनिट प्रोपोर्शंस का जो लॉ है उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड उसके अंदर क्या होते हैं कि सेम ही एलिमेंट होते हैं। ओके, सेम एलिमेंट जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, फिक्स्ड प्रोपोर्शंस के अंदर क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं अपने मास के रेशियो के अंदर। तो उसको हम बोलते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शंस का लॉ। ओके, तो कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपाउंड जब बनता है ना
तो उसके अंदर क्या होता है कि उनके जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जो रेशियो जो होता है वो फिक्स्ड होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, मतलब फिक्स्ड होता है, डेफिनेट होता है उनका, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शंस का लॉ। क्लियर? For example, if we take water from a river or from an ocean, both have oxygen and hydrogen in the same proportions. यदि हम किसी भी रिवर का वाटर भी लेते हैं और यदि हम किसी ओशन का वाटर भी लेते हैं, तो जो वो मतलब वो वाटर जो लेते हैं उसके वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हमेशा जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो जो होता है वो हमेशा क्या होता है, मतलब फिक्स्ड होता है। मतलब उस वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर यदि आपने वाटर मॉलिक्यूल्स यदि रिवर का लिया है तो भी वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होगा उसके अंदर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होगी। यदि आपने ओशन का वाटर लिया है तो उसके अंदर भी क्या होगी, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर ही क्या बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा। मतलब इन वाटर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8 रेस्पेक्टिवली। मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि आप ओशन का वाटर भी लेंगे या किसी रिवर का लेंगे या फिर किसी लेक का लेंगे तो उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास का जो रेशियो जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 1:8 होता है। कहने का मतलब ये होता है कि मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो एक डेफिनेट रेशियो के अंदर क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं, इसलिए इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस का लॉ कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे इसी को समझाया गया है कि जैसे कोई ऑक्सीजन जो होती है, यहाँ पे इस पिक्चर्स के अंदर बताया गया है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसका जो फॉर्मेशन जो होता है वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के हिसाब से कैसे होता है उसको अब हम समझते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, H2O बनाती है। तो हमने क्या पे लिया है, ऑक्सीजन O2, तो हमने इसको क्या बना दिया, 2 O से क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने क्या दिया है यहाँ पे हाइड्रोजन, अब हमने हाइड्रोजन को किससे शो किया है, यहाँ पे इस तरीके से शो किया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा जब भी वाटर का मॉलिक्यूल्स बनेगा तो उसके अंदर क्या होगा कि एक ऑक्सीजन जो होगी वो हमेशा क्या होगी, 2 हाइड्रोजन से जुड़ेगी और एक वाटर का एक मॉलिक्यूल्स बनाएगी। क्लियर? इसी तरीके से ये वाली जो ऑक्सीजन जो है वो भी 2 हाइड्रोजन के साथ में अटैच्ड होगी और मतलब क्या बनाएगी, 2 हाइड्रोजन के साथ में अटैच्ड होकर ये भी एक वाटर का मॉलिक्यूल्स बनाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स को आपको बनाना है तो इसके लिए आपको कितनी हाइड्रोजन चाहिए, 4 तो हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन कितनी चाहिए, 2 चाहिए। क्लियर? तो इसमें यही समझाया गया है कि जब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स बना है तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि उसके अंदर भी कितनी हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन एटम्स है। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है तो उसके अंदर हमेशा क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा और उसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:8 का जो रेशियो होता है उसके अंदर वो मतलब कंबाइंड होता है। ये जो 1:8 का जो रेशियो है वो उनके मास के अकॉर्डिंग होता है। यदि आप एटम का रेशियो देखेंगे तो 2:1 का रेशियो के अंदर क्या होते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो आपको अगर इस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर कोई भी क्वेरी हो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाले कंसेप्ट के अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लुक एंड लर्न क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।